हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग माइंड्स। आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सॉम। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डिफिनेशन लिखी है पहले सॉम की। इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडीज subjected to various types of loading and internal forces developed to these loading. Suppose मेरे पास एक बीम है, ठीक है, तो इस पे लोडिंग है, ठीक है। तो अब इस लोडिंग की वजह से कौन से इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो गए, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली इस लोडिंग की वजह से या तो स्ट्रेन आएगा या स्ट्रेस या डिफॉर्मेशन, वही मैंने लिखा है। इन शॉर्ट वी कैन से वी स्टडी अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोडिंग फोर्सेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अब स्टार्ट हो गया। पहला चैप्टर जो है इसका, दैट इज, उसमें आता है पहले नॉमिनल स्ट्रेस, या जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस को हम यूजुअली बोलते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सपोज हमारे पास एक प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, इसको यहाँ पे टेंशन लग रहा है, ठीक है, यहाँ से भी पुल हो रहा है फोर्स। सपोज मेरे पास एक पेन है, इसको मैं यहाँ से भी खींचूंगा, यहाँ से भी खींचूंगा, तो इसमें टेंशन आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसका सेक्शन लिया ए बी, ये वाला सेक्शन। तो इस फोर्स की वजह से इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेस बोल रहे हैं, इस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन पे हमने देखा, तो हमने देखा वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्ट्रेस, उसी को हमने यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक। इसी तरह अगर कंप्रेसिव फोर्स हो गया, अब हम इसको अंदर की तरफ धक्का देंगे, तो इसमें भी स्ट्रेसेस जनरेट हो गए, तो उनकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वही लिखेंगे कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया पी बाई ए। पी हम न्यूटन लिख रहे हैं और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और पास्कल। अगर ये एम स्क्वायर में होगा तो न्यूटन पर एम स्क्वायर और मेगा पास्कल, ठीक है। तो होगा हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। अब ऑन द बेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास दो स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है एक्चुअल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन ये ऑरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया है। सपोज मेरे पास जो ये रॉड है, जो इसका पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा विदाउट ये टेंशन और कंप्रेशन, पहली जो इसका एरिया होगा दैट इज ऑरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जो इसका ऑरिजिनल क्रॉस सेक्शन होगा। अब ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस क्या हो गया, अब जब इसमें हमने टेंसल पुल किया तो इसमें टेंशन जनरेट हो गया, तो उस टाइम जो फोर्स जो हम एरिया लेते हैं दैट इज चेंज्ड एरिया ए एट लोडिंग के टाइम, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, ए चेंज्ड एरिया होगा जो हमारे पास ऑरिजिनल एरिया है, प्लस डेल्टा ए चेंज इन लेंथ। सपोज ये हमारे पास बार था, इसका ऑरिजिनल लेंथ यहाँ तक था, एल इनिशियल, इतनी इंक्रीज हो गई लोड की वजह से, ठीक है। तो चेंज्ड, अब क्रॉस सेक्शन एरिया हमें, ये तो लेंथ हो गई लेकिन हमें क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये तो कम हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सपोज ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, तो ये बार थी, जब हमने इसको खींचा तो ये वाला एरिया कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन जो है ये यहाँ इस सेक्शन पे काटूंगा मैं, तो यही वाला जो है इसी को हम बोलते हैं चेंज्ड एरिया, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल था वो सपोज इतना था, जब हमने इसमें टेंशन लगाया तो एरिया कम हो गया, लेटरल स्ट्रेन आ गया इसमें, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव फॉर कंप्रेशन एंड नेगेटिव फॉर टेंशन। कंप्रेशन के लिए ये बढ़ जाता है, जो एक्चुअल एरिया है, जो चेंज्ड एरिया है, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है। एंड जो जब इसमें टेंशन होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, जब हमने इसमें खींचा तो ये एरिया कम हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। नाउ
देयर इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन डायमेंशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। हमारे पास लेंथ एल थी, तो फिर जब हमने इसमें टेंशन अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई डेल्टा एल। एल आई हमें इनिशियल लेंथ थी, तो फिर एल आई प्लस डेल्टा एल हमें निकली फाइनल लेंथ। तो अब स्ट्रेन किसके बराबर होता है, हमें चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेकिन चेंज इन लेंथ किसके बराबर होती है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, दैट गिव्स अस चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, ठीक है। अब इसमें भी आता है ट्रू स्ट्रेन एंड एक्चुअल स्ट्रेन, नहीं नॉर्मल स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन, या इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेन। एक्चुअल स्ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन, या इसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। अब आ गया ट्रू स्ट्रेन। जैसे वहाँ पे ट्रू स्ट्रेस के वजह टाइम हम एरिया लेते थे, लोडिंग का टाइम, मतलब जब चेंजड एरिया जो होता था, इसी तरह ये चेंज लेंथ होती है ट्रू स्ट्रेन में। सपोज इसमें जब स्ट्रेन आ गया, लेंथ हो गई चेंज, तो इसी में हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये पहली लेंथ थी, ठीक है, यहाँ तक थी एल इनिशियल, फिर इसमें इंक्रीज हो गई एल, डेल्टा एल लिखी, तो चेंज इन लेंथ यही होती है एल ए। यहाँ पे हम ट्रू स्ट्रेन में यही वाली लेंथ लेते हैं एल ए, चेंज इन लेंथ, ठीक है। लेकिन सपोज मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, ये इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। तो अब हमने इसमें टेंशन किया, क्रिएट किया, तो ये लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अगर हमने ये चेंजड लेंथ ली, तो उस टाइम हम बोलेंगे ये ट्रू स्ट्रेन है, ठीक है। अगर हमने ओरिजिनल लेंथ ली, चेंज इन लेंथ विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ जो पहले ही थी इसकी लेंथ, तो ये नॉर्मल स्ट्रेन कहलाता है या इंजीनियरिंग स्ट्रेन। अब अगर हमने चेंजड डिवाइड बाई चेंजड लेंथ ली, या मतलब तो उसको हम बोल सकते हैं, जब मतलब कि अगर हमने इसमें टेंशन लाया फिर ये लेंथ चेंज हो गई, तो उस टाइम हम बोलते हैं इसको ट्रू स्ट्रेन, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एल ए इज इक्वल टू एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल, ठीक है। अगर टेंशन आ गया तो लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज मीनस पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन आ गया, सपोज ये इतना बड़ा है, इसमें कंप्रेशन हमने किया, तो लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज। वही मैंने बोला एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल, तो नेगेटिव होता है फॉर कंप्रेशन, पॉजिटिव होता है फॉर टेंशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टेंसाइल टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है। जो हमें टेंसाइल टेस्ट है, ये हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में करते हैं, यूटीएम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। माइल्ड स्टील पे यूजली करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक ग्राफ आता है स्ट्रेस, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस। यहाँ से हमें स्ट्रेन होता है और यहाँ से स्ट्रेस होता है, ठीक है। जब हम पहले इस पे लोड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन आती है, वहाँ पे हमें ग्राफ भी बन जाता है, ठीक है। तो फिर बी तक स्ट्रेट, फिर यहाँ से करो होना यील्डिंग स्टार्ट होती हैं सी से, फिर ये ग्राफ पैरेलल टू द स्ट्रेन चल जाता है। यहाँ पे हमें स्ट्रेस तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ जाता है, ठीक है। फिर से इसमें स्ट्रेस आने लगता है, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रेन भी बढ़ता बढ़ता जा रहा है और फिर फेलियर हो जाता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि पहले ए इज़ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो ये ए है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और हुकुस लॉ भी वैलिड होता है यहाँ तक ही। हुकुस लॉ क्या बोलता है हमें, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। हुकुस लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, हुकुस लॉ वैलिड होता है अप टू द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कभी कि हुकुस लॉ इज वैलिड अप टू, वहाँ पे लिखना है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन आया हुकुस लॉ इज होल्डेड अप टू, ठीक है, हुकुस लॉ कहाँ तक होल्ड होता है, तो होल्ड होता है वो यहाँ बी तक, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर आ गया वहाँ पे क्वेश्चन हुकुस लॉ इज होल्ड अप टू, तो लिखना है इलास्टिक लिमिट। लेकिन अगर आ गया होल्ड हुकुस लॉ इज वैलिड अप टू, तो हमें लिखना है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। बी इज इलास्टिक लिमिट,
ठीक है। जो ये बी वाला है ये इलास्टिक लिमिट है, ए इज़ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बी इज़ प्लास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट, ठीक है। सी इज़ अप अपर यील्ड पॉइंट, जो ये सी है इसको हम बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। सी डैश, जो ये सी डैश है इसको हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। और जो ये फिर उसके बाद हमें आता है डी, डी सी डी जो होता है ये हमें फिर रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सीधे डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, सी डैश डी। तो उसके बाद डी ई, डी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। और यहाँ पे आता है लास्ट में ई अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। ये मैं ग्राफ फिर से बनाता हूँ इस शीट पे, क्योंकि फिर ये समझ नहीं आएगा वैसे, ठीक है। स्ट्रेन और यहाँ पे स्ट्रेस, ठीक है। पहले ऐसे स्ट्रेट बन जाता है ए तक, फिर थोड़ा सा चेंज, फिर सी से आता है वापस सी डैश तक, फिर ये ऐसे प्रोपोर्शनल बन जाता है, फिर और इंक्रीज होने लगता है और फिर फ्रैक्चर होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, बी ए के नज़दीक ही होता है, फिर सी आता है अपर यील्ड पॉइंट और सी डैश आता है लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे डी है, फिर ई है और फिर एफ है। ई क्या है यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे नेकिंग हो जाती है, नेकिंग रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेलियर हो जाता है, ठीक। और इसको हम बोलते हैं सी डैश डी को परफेक्टली प्लास्टिक, अभी मैंने बोला था परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, ये जो होता है परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, ठीक है। और सी डैश को हम बोलते हैं लोअर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट इसको बोलते हैं अपर यील्डिंग पॉइंट, ठीक है। ए तो पता है ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी है इलास्टिक लिमिट, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अब सी इज, ए मैंने बोला ए इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है, अप टू ओ ए, ठीक। बी इज़ इलास्टिक लिमिट, ठीक, बी मैंने बोला इलास्टिक लिमिट फॉर माइल्ड स्टील, बी इज़ वेरी नियर टू ए, जो माइल्ड स्टील है उसके लिए बहुत नज़दीक होता है ए की, ठीक है। और सी इज़ द अपर यील्ड पॉइंट, जो सी है ये अपर यील्ड पॉइंट है, डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सी अब अपर यील्ड पॉइंट माइल्ड स्टील का किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा तो शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट, और कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। नाउ देयर इज सी डैश, ये वाला सी डैश, अब ये ग्राफ वापस आने लगा है, इसको हम बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड पॉइंट जो ये वाला है यही असल में यील्ड पॉइंट होता है, जो हम सिग्मा वाई लेते हैं ना, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वो यही होता है, क्या होता है वो लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। स्ट्रेस एट सी इज द यील्ड स्ट्रेस, जो इस सी पे, ये सी है जो इस टाइम यहाँ पे स्ट्रेस होगा उसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये जो सी है इस टाइम जो यहाँ से स्ट्रेस है, यहाँ पे जो होगा वो यील्ड स्ट्रेस होगा, क्या होगा यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस एट सी इज द यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। और यहाँ से ही यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक। यहाँ से फिर क्या होता है सी टू डी, प्लास्टिक स्ट्रेन इज 10 to 15 टाइम्स ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। अब हम मतलब इसका मतलब क्या है कि जब पहले तो इलास्टिक स्ट्रेन आ रहा था वो कम था, लेकिन जो प्लास्टिक स्ट्रेन है वो इससे बड़ा है, 10 to 15 टाइम्स वो ज़्यादा है। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि प्लास्टिक स्ट्रेन इज हाउ मनी टाइम्स इलास्टिक स्ट्रेन, इट इज़ 10 to 15 टाइम्स इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन एट डी, जो इस स्ट्रेन एट डी है, इट इज़ 1.4%, while a strain
एच सी डी एस इज ओनली 0.12%। यहाँ पे जो स्ट्रेन है 0.12% ही है, ठीक है। स्ट्रेन जो यहाँ पे है दैट इज स्ट्रेन यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.12% ही है, लेकिन जो डी पे है दैट इज 1.4%। आप देखो कि यहाँ से सी से डी तक कितना स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमें सी डी। अब मैं इस वाले ग्राफ से मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला ग्राफ जो है मेरे पास, तो इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए आप सी डी, इसको हमने बोला परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, ठीक है, क्योंकि आफ्टर सी विदाउट एनी इंक्रीज यहाँ से हमें स्ट्रेस इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्ट्रेन तो बढ़ जाता है, स्ट्रेन बढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रेस ऊपर ही नहीं चढ़ रहा है, मतलब कि स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है एट कांस्टेंट स्ट्रेस पे यहाँ से ये, लेकिन स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लोअर यील्ड पॉइंट से हमें क्या स्ट्रेन बढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, अप टू डी, ठीक है। फिर डी ई, अब ये जो डी और ई है, ठीक है, ये वाला रीजन, ये वाला डी एंड ई, डी रिप्रेजेंट स्ट्रेन हार्डनिंग, ये स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ पे आती है, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग। इन दिस रेंज फर्दर एडिशनल स्ट्रेस गिव्स एडिशनल, अगर अब डी से अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ जाता है तो लेकिन यहाँ से स्ट्रेन भी बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ जाता है। स्ट्रेन इंक्रीज विद फास्ट रेट, बहुत ज़्यादा रेट से स्ट्रेन भी बढ़ जाता है इसके बाद, ठीक है। अब आता है ई, ठीक, अब हम इस पॉइंट पे पहुंचे ई को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट या अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो ई पे होता है, यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है यहाँ पे। ई पे जो स्ट्रेस होता है दैट इज अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। वो कितना होता है 20% होता है वो माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एफ, दैट इज फेलियर। जो एफ पे स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। एफ पे जो स्ट्रेस होता है, एफ यहाँ पे है, यहाँ से स्ट्रेस है, जो यहाँ पे स्ट्रेस होगा उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। और जो स्ट्रेन होगा यहाँ पे एफ पे, यहाँ पे स्ट्रेन होगा उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर स्ट्रेन, ठीक है। और ये जो होता है इट इज़ 25% फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है, ये 25% होता है माइल्ड स्टील के लिए। नाउ region between E and F is necking region where the cross section drastically decrease। मतलब E और F जो है इसको मैंने बोला पहले ही नेकिंग रीजन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से ही क्रॉस सेक्शन वो कम होने लगता है, जो क्रॉस सेक्शन है वो बाहर टूटने लगती है, तो इसी को बोलते हैं नेकिंग रीजन। उसके बाद आते हैं फेलियर्स, हमारे पास कितने टाइप के हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। तो फेलियर्स इसमें तो या तो डक्टाइल मटेरियल होता है हमारे पास या तो ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक है। डक्टाइल क्या हो गया, जिसको हम मतलब अभी जिसको हम वायरस में बना सकते हैं, ठीक है। और ब्रिटल क्या है, जो टूट जाएगा जल्दी। शॉर्ट में आप अभी ये याद रखो, क्योंकि हम अब इससे आगे पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो उसमें हमें आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो डक्टाइल में जो हमारे पास अगर मटेरियल होगा उसमें जब वो फेलियर आता है दैट इज कप एंड कोन शेप्ड, ठीक है, ये याद रखना। कप एंड कोन शेप्ड किस में होता है? डक्टाइल। और जब हम उस पर कौन सा लोड देंगे? टेंसाइल लोड। जब हम इस पर कौन सा लोड देंगे? टेंसाइल लोड, ठीक है। और जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें जो फेलियर होता है दैट इज क्रोकोडाइल फेलियर, ठीक है। ब्रिटल में BT ब्रिटल टेंसाइल लोड में जो फेलियर होता है दैट इज क्रोकोडाइल। BT ब्रिटल टेंसाइल, जब हम इसमें ब्रिटल मटेरियल पे टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है। BT ब्रिटल इज टेंसाइल, ब्रिटल टेंसाइल पे 90 डिग्री बन जाता है, और ब्रिटल और डक्टाइल टेंसाइल पे कप एंड कोन शेप्ड हो जाता है। और जो फेलियर होता है वो 45 डिग्री पे होता है डक्टाइल मटेरियल में, और ब्रिटल मटेरियल में 90 पे होता है। अब इसी तरह हम देखेंगे, हमने टेंशन में देखा, अब हम कंप्रेशन में देखेंगे। अब अगर कंप्रेशन में, तो मैं आपको यही दिखाऊंगा इससे आगे, इसी फिगर में देखिए। अब
डक्टाइल मटेरियल है उसमें अगर हमने कंप्रेशन किया, ठीक है, तो वहाँ पे जो फेलियर होगा दैट इज़ 90 डिग्री। डक्टाइल कंप्रेसिव में जो फेलियर होगा दैट इज़ 90 डिग्री। अब जो डक्टाइल कंप्रेसिव में होगा, ब्रिटल कंप्रेसिव में होगा दैट इज़ एट 45 डिग्री। इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। डक्टाइल टेंशन में 45 डिग्री, ब्रिटल टेंशन में 90 डिग्री। डक्टाइल कंप्रेसिव में 90 डिग्री, ब्रिटल कंप्रेसिव में 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे या इसके आगे वाले जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसमें डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, क्रीप, इलास्टिसिटी और टफनेस हम पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।